जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू राम अकेडमी। आज हम चालू करने जा रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए एक टारगेटेड बैच, जिसमें मैं आपका टीचर आपको पढ़ाने जा रहा हूं ज्योग्राफी यूनिट 3, जिसे हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब भाई साहब, आप ये जानते हैं कि ज्योग्राफी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को किसी रट्टू की तरह पढ़ने में मज़ा बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कंसेप्ट को जानें। आप ये बात दिमाग में देखें कि भाई कौन सा पहाड़ कहाँ है, हिमालय ऊपर की तरफ बन रहा है, कहाँ हिमालय दो साइड से झुक रहा है, कहाँ वेस्टर्न घाट्स हैं, कहाँ पश्चिमी घाट है, कहाँ पूर्वी घाट है। जब ये चीज़ें आप इमेजिन करके पढ़ेंगे तब पीएससी के हर साल जो 13 से 14 सवाल आपके पास आते हैं वो आपके लिए एक केक वॉक की तरह, जिसे हम कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, सबसे नज़दीकी फल जो हमारे होते हैं, और सबसे आसान के सवाल जो हमको बनेंगे वो ज्योग्राफी के ही बनेंगे। यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो उसकी गारंटी मैं देता हूं कि ना केवल प्रीलिम्स अपितु मेंस में भी जो 2 मार्कर के हमारे सवाल होते हैं, जिसमें 3 से 4 फैक्ट्स लगते हैं, वो भी हम आसानी से इस एक अकेले कोर्स के साथ कर पाएंगे। हमारे विभिन्न सब्जेक्ट्स के लिए राम अकेडमी के अलग अलग टीचर्स इस कोर्स को कर रहे हैं। हम कुछ लेक्चर्स, अभी जो स्टार्टिंग के इनिशियल लेक्चर्स हैं, शुरुआती लेक्चर्स हैं, वो आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं। इसके बाद के सभी लेक्चर्स राम अकेडमी के ऐप पर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होंगे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दी है। अब भाई साहब, सवाल ये है ना, ज्योग्राफी ब्रह्मांड बराबर सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में दुनिया की हर एक चीज आती है, तो क्या हर एक चीज एग्जाम में भी आती है? इस मामले में हमारे जो पीएससी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमको एक सिलेबस देकर। इन्होंने हमें पकड़ा दिया है एक सिलेबस। हमें पूरा समंदर पढ़ना ही नहीं है, हमें पढ़ने हैं गिनती के 7 पॉइंट जो पीएससी के द्वारा, आयोग के द्वारा हमारे सामने रख दिए गए। अब आज हम इन 7 के 7 पॉइंटों को पहले तो देखेंगे, जानेंगे कि भाई साहब इसमें आता क्या क्या है, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कैसे सवाल पूछता है। अगर आयोग के द्वारा, पीएससी के द्वारा लिखा गया है माउंटेन, तो भाई सवाल आपके दिमाग में यह भी तो आना चाहिए कि माउंटेन के बारे में क्या पूछता है, कि माउंटेन बना कैसे है, या ये पूछता है, या ये पूछता है कि आखिर माउंटेन किन 2 पहाड़ों के बीच में है, या ये पूछता है कि माउंटेन की हाइट कितनी है, या ये पूछता है उस माउंटेन का प्रकार कौन सा है, क्या वो भ्रंश पर्वत है, जिसे हम भ्रंशोत्त पर्वत कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन इंग्लिश में कहते हैं, या वो फोल्ड माउंटेन है, या वो अवशिष्ट पर्वत है। तो इन चीजों को भी हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक एक पॉइंट को एनालाइज करेंगे और उससे आने वाले सवालों को देखेंगे कि आखिर सवालों का पैटर्न क्या है। अगर क्रिकेट खेलना है तो पहले बैट पकड़ना आना चाहिए, और यदि पीएससी की तैयारी करनी है तो पहले सिलेबस को मैप करना आना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा पॉइंट नंबर 1, जो आयोग के द्वारा सिलेबस में दिया गया है यूनिट 3 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से। उसमें सबसे पहले कहा गया माउंटेन्स। पहला ही पॉइंट जो हमारे सामने निकल के आया वो है माउंटेन्स या फिर पर्वत। तो अब इसमें हमको पर्वत विदेश के पढ़ने हैं कि भारत के? जब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है तो पर्वत केवल भारत के पढ़ने हैं, केवल भारत के पर्वत पढ़ने हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि इन पर्वतों में, ये जो भारत के पर्वत हमको पढ़ने हैं, इसमें मुख्यतः हमको पर्वत में एक पर्वत पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं हिमालयास। एक पर्वत जिन्हें हमें ज़्यादा ध्यान के साथ पढ़ना पड़ेगा वो है हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत में क्या पढ़ेंगे भाई, कि आखिर वो बना कैसे, उसकी ऊंचाई कितनी है। मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूं बेटा, छोटा सा डेमो। हिमालय 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, 3 प्रमुख, और आप देखिएगा कि हम किस तरीके से इसको याद करेंगे। 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये 3 श्रेणियां हैं हमारे पास। ग्रेट आदमी छक्का मारता है बेटा, ये 6000 मीटर की ऊंचाई का है। जो मध्य हिमालय है, मिडिल हिमालय है, ये चौके मार मार के खेलेगा, ये 4000 मीटर की ऊंचाई का है। और लास्ट आता है शिवालिक, ये सिंगल डबल खेलेगा, ये 1000 से 1600 मीटर की ऊंचाई का है। ऐसे बेसिक छोटे छोटे कंसेप्ट्स आज हमको देखने हैं, और हम ये भी देखेंगे कि इन पर्वतों के साथ सवाल कैसे आते हैं। हिमालय पर्वतों के साथ हमसे पूछी गई हैं कुछ पहाड़ियां। पहाड़ियों में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? ऐसे पर्वत जो हिमालय से थोड़े छोटे हैं, जो हाइट में थोड़े नीचे रह गए हैं,
जैसे अब बोलने को मैं आपके सामने कह रहा हूं वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स सुना होगा नाम आपने कभी ना कभी, तो इन्हें हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। अरे भाई, अगर घाट पश्चिमी है तो क्या पूर्वी नहीं होगा? अगर घाट पश्चिमी है तो पूर्वी घाट भी होगा। अभी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कि कहाँ पे है, कहाँ पे दिखेगा, कैसा होगा, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं ना। जब आप मेरे साथ बैठ के अगर आप बने रहेंगे बस, सारी की सारी चीज़ें बहुत आसानी से हमको बनेंगी, क्योंकि हम मैप में जगह जगह देख के आपको बताएंगे कि देखो ये यहाँ है और ये यहाँ पर है। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, हमारे एमपी के कुछ पर्वत आपने सुने होंगे, ये राजस्थान के पर्वत हैं, अरावली। अरे भाई साहब, ये तो आजकल मुद्दा बना हुआ है, आजकल मुद्दा बना हुआ है अरावली। इस साल अरावली से सवाल आना लगभग तय माना जा रहा है कि अरावली इतना न्यूज़ में रहा है कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, और इसकी सर्वोच्च चोटी 2024 के प्रीलिम्स में पूछी भी गई। आप मानेंगे नहीं कि हर साल 14 से 15 सवाल लगभग, 2025 के तो मैं सभी सवाल यहाँ लेके आया हूँ, 13 सवाल एग्जैक्टली पूछे गए हैं बेटा। और इसीलिए ये टॉपिक 7 पॉइंटों में से जब 13 सवाल दे रहा है तो हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी। अब देखिए, मैं आपको एक बेसिक डेमो जैसे बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर आप ध्यान दें, जब हम पढ़ेंगे इसको, तो ये हमारा गुजरात और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है। और यहाँ पे हमारे पास इस किनारे पर पड़ते हैं, ये जो आप पर्वत देख रहे हैं, इन पर्वतों को हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। इन पर्वतों को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। ये पर्वत वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें पश्चिमी घाट कहा जाता है। अगर ये वाले पश्चिमी हैं तो आप समझदार बच्चों की तरह मुझे बताएंगे कि इन पर्वतों को क्या कहा जाएगा। भाई साहब, ये तो बड़ा ही समाधान हो गया, आसान हो गया। ये इतना सिंपल कैसे हो सकता है पीएससी निकालना? भाई इतना ही सिंपल है, बस दुनिया इधर उधर हाथ पैर मारेगी और हम सिलेबस का पढ़ के पास हो जाएंगे। ये पूर्वी घाट है, ये ईस्टर्न घाट्स है, और मैं अभी बता रहा हूं कि हम कितना आसानी से इसको पढ़ने वाले हैं। आपने जैसे ही देखा बेटा कि एक तरफ पश्चिमी घाट है और एक तरफ पूर्वी घाट है, और इन दोनों को जोड़ने वाले, इन दोनों के बीच में एक पहाड़ है, इन पहाड़ों का नाम है नीलगिरी। बस इतना ही तो देखना था रे, इतना ही तो देखना था। आपने जैसे ही देखा नीलगिरी, पीएससी को पता चल गया। और पीएससी को पता बस चले, वो तुरंत सवाल डाल देता है। ये सवाल 2025 में क्वेश्चन नंबर 98 जो पेपर आयोग की वेबसाइट में डाला हुआ है, आप उसमें जाके देखेंगे सवाल कितना प्यारा सवाल है और कितना आसान सवाल है। आपने लोकेशन देख ली बेटा, आपको दिख गया। अब सवाल देखिए, इनमें से कौन सी दो श्रेणियां के मध्य नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं? किन दो पहाड़ों के बीच नीलगिरी पहाड़ी स्थित है? किन दो पहाड़ों के बीच? एक तरफ पश्चिमी घाट, एक तरफ पूर्वी घाट, बीच में नीलगिरी हमको जुड़ती हुई दिख रही है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है? क्या ये हिमालय अरावली में है? नहीं भाई साहब। विंध्या सतपुड़ा में है? नहीं भाई साहब। क्या ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में है? जी भाई साहब। टिक मारेंगे, एक क्वेश्चन सही करके हम पीएससी की ओर आगे बढ़ जाएंगे, हम अपने सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। इतना आसान सवाल, इतने इजी क्वेश्चंस पीएससी आजकल हमसे पूछ रहा है इस टॉपिक से। हमको बस एक काम करना है कि बने रहना है, सिलेबस के अनुसार पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। और क्या हमारे सिलेबस में पीएससी पूछ रहा है? तो भाई साहब, और हमारे सिलेबस में पीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है पठार। भारत पूरा पठारों का ही तो देश है, और यहाँ हमको जो पठार पढ़ना है वो कोई और पठार नहीं है। ये आप सुन के आए होंगे कभी ना कभी, स्कूल में आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, पेनिनसुलार प्लेट्यू, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। भाई साहब, पढ़ना तो यही है, प्रायद्वीपीय पठार। कुछ नाम आपने जीवन भर सुने होंगे, छोटा नागपुर का पठार,
और हम हमेशा जीवन में यही कंफ्यूज रह जाते हैं, नागपुर आ गया तो वो महाराष्ट्र में होगा, वही नागपुर है जहाँ संतरे। अरे नहीं भाई, ये वो संतरों वाला नागपुर नहीं है, ये छोटा नागपुर का पठार है। इसे भारत का खनिज हृदय प्रदेश भी कहते हैं, जहां पे देश के सभी खनिज पाए जाते हैं। ये मैक्सिमम मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहलाता है। इसे भारत का रुर भी कहा जाता है। अब इसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। कहाँ है, कैसा दिखता है, कौन कौन से झरने यहाँ पर हैं, ये सभी बातें हम इस सिलेबस में कवर करने वाले हैं। फिर आता है सवाल नदियों पर। भाई साहब, ऐसा कोई साल नहीं गया पीएससी का जब नदियों पर एक सवाल ना आया हो। मेरे को सवाल याद आता है, पिछले साल सवाल पूछा गया कि इन 4 नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, और मैं बता दूं उसमें ऑप्शन गंगा था ही नहीं, उसका आंसर गोदावरी था, क्योंकि उन्होंने भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी पूछी थी। लेकिन उन्होंने इस तरीके से पूछा ही नहीं कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है। उन्होंने 4 नाम दिए और कहा भाई बताओ इसमें से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इस टाइप के सवाल ही हमसे पूछते हैं। नदियों के रिलेटेड सवाल हर साल पीएससी में एक ना एक आता है। भारत की लगभग सभी नदियां, मैं आपको एक हिंट देता हूं कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक एक नदी को सीक्वेंस वाइज हम देख के पढ़ेंगे। जब गंगा चालू करेंगे तो रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा, इस प्रकार पूरी नदियां लाइन से, बनास, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये पूरी लाइन से हम इन नदियों को याद करेंगे। किसी कविता की तरह हमारे दिमाग में सभी की सभी नदियां बस जानी चाहिए, दिख जानी चाहिए, और इन नदियों से जुड़ी सभी बातें हमें याद हो जानी चाहिए। केवल रटना हमारा लक्ष्य नहीं है बेटा, हम इस तरीके से पढ़ें कि 2 मार्कर के सवाल जो मेंस में आने वाले हैं वो भी हमसे बनने चाहिए। आगे चलते हैं। सिलेबस में जो पीएससी के द्वारा सेकंड पॉइंट दिया गया है, सेकंड पॉइंट जो पीएससी के द्वारा दिया गया है वो क्लाइमेटोलॉजी से है, जलवायु विज्ञान से है। अब इसमें इन्होंने ना जलवायु विज्ञान नहीं पूछा है, भारत में मौसम वगैरह नहीं पूछे हैं, इन्होंने ले दे के पूछा है क्लाइमेटिक फिनोमिना। अब ये शब्द अपने आप में इतना बड़ा है, ये शब्द अपने आप में इतना बड़ा है कि वो इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा, वो इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। वो इसमें जेट स्ट्रीम भी पूछ सकते हैं, वो इसमें मॉनसून भी पूछ सकते हैं, और यहां तक कि उन्होंने मॉनसून पूछा ही है। वो मानसून पूछ सकते क्या है, उन्होंने पूछा ही है। वो हर साल पूछते हैं मध्य प्रदेश में ज्यादा बारिश किस तरफ से आती है, इस तरफ से कि इस तरफ से। भाई तुम्हें जब दिखेगा, तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरफ पहाड़ पे हवा चढ़ के मानसून करेगी, तब तुम इस आंसर को रटोगे नहीं, समझ के इस आंसर को टिक कर पाओगे। जहां बारिश ज्यादा होगी वहां जंगल ज्यादा होंगे। जंगल कहां ज्यादा होंगे, ये सवाल हर साल 2 सवाल पीएससी पूछता है जंगलों पर, क्योंकि एमपी भारत में सबसे ज्यादा जंगलों का राज्य है। जंगल कैसे बनेंगे, बारिश से बनेंगे। तो बारिश को इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं कि जंगलों के बारे में पूरा ज्ञान हम बारिश के माध्यम से ही निकाल लेंगे। भारत की वनस्पति हमारा एक अपना टॉपिक रहेगा। व्हाट इज अल नीनो, व्हाट इज ला लीना, ये वो घटनाएं हैं बेटा जिसके कारण बारिश ज्यादा बारिश कम होती है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स घटनाओं का चक्र है, लेकिन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो कॉम्प्लेक्स तो छोड़िए, ये आपको मुश्किल भी नहीं लगेंगी। आप बोलेंगे यार ये तो बड़ा मजाकदार चीज थी, इसमें कुछ था ही नहीं पढ़ने को। दक्षिण दोलन, सदर्न ऑसिलेशन, दक्षिणी दोलन, क्या होता है दक्षिणी दोलन? अभी तो इसको समझाने में बहुत समय लग जाएगा। मैं अगर आपको एक बेसिक तरीके से बताऊं कि दक्षिणी दोलन क्या होता है, तो आप जरा इसको समझने की कोशिश करें। और मैं एक सवाल आपको 2025 का इसके माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ये है हमारा अफ्रीका, ये हमारा प्यारा भारत, ये है इंडोनेशिया के 4 टापू, ये है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कुछ फिलीपींस के टापू हैं, और यहाँ से आगे चलेंगे आप तो ये एरिया साउथ अमेरिका का है, दक्षिण अमेरिका का ये वाला इलाका है। हमारे पास 2 समुद्र बनते हैं बेटा। एक ये हमारा समुद्र है जिसका नाम है इंडियन ओशन, हिंद महासागर कहते हैं जिसे हम हिंद महासागर कहते हैं, दुनिया का एकमात्र सागर जो किसी देश के नाम पर है।
और जो दूसरा हमारे पास सागर है वो सागर है ये वाला, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर, नाम सुना होगा आपने, पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। अब होता क्या है ना कि इस एरिया में एक घटना होती है, ये बड़ा सिंपल है। इस एरिया में एक घटना होती है, ये 0 डिग्री की हमारी रेखा है, सब मैं पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं से बता रहा हूं पीएससी सवाल अभी किस प्रकार से पूछता है। यहां पे यहां का पानी कभी इस तरफ, यहां का पानी कभी इस तरफ, और ये गर्म पानी इधर उधर होता रहता है, इससे हम दक्षिणी दोलन कहते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में जो पानी है, जो वार्म वाटर है, गर्म पानी है, वो कभी इस तरफ तो कभी इस तरफ, जो कभी इस तरफ तो कभी इस तरफ, ये पानी का इधर से उधर होना ही दक्षिणी दोलन कहलाता है। व्हाट इज दोलन? ये जो पेंडुलम ऐसे टिक टिक करता है ना, यही है दक्षिणी दोलन। बस पानी भी ऐसे ही टिक टिक टिक। ये साउथ में जो होता है, 2 समुद्र याद रखें, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। पता चल गया पीएससी को? पीएससी को तो मौका ही चाहिए यार, बस पीएससी को पता चला और सवाल आ गया। क्या सवाल है आप बताइए मुझे, क्या सवाल है? दक्षिणी दोलन इनमें से कौन से 2 महासागरों में होता है? आहा, ऐसा प्यारा सवाल देख के तो दिल खुश हो जाना चाहिए। कौन से 2 महासागर हैं? अभी बताया गया। क्या अटलांटिक महासागर था? बिल्कुल नहीं। प्रशांत और हिंद महासागर थे? जी हां। क्या अटलांटिक महासागर था? बिल्कुल नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं का ऑप्शन आएगा नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। अब ये आप तब कर पाएंगे ना बेटा जब आपको मैप की समझ होगी, दक्षिणी दोलन आखिर है क्या इसकी समझ होगी, तब जाके आप इसे रट के नहीं कर सकते। आपको कंसेप्चुअल बेसिस पे इस पेपर को सॉल्व करना होगा। ज्योग्राफी वैसे भी रटने का नहीं, कंसेप्ट का सब्जेक्ट है। पुराने जो हमारा पेज था उस पे चलते हैं और देखते हैं और क्या पूछता है इस सिलेबस पे। अल्लिनो, लालिना, दक्षिणी दोलन, जलवायु परिवर्तन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। आपने एक नाम सुना होगा बेटा, ग्लोबल वार्मिंग। ऐसा कोई व्यक्ति आज दुनिया में है नहीं जिसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना ना हो, जिसे हम वैश्विक तपन के नाम से भी जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन में छेद क्या है, ये सब इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं आप और ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। कुल मिला के देखा जाए ना, जो ज्योग्राफी हमारा एक सब्जेक्ट है उसमें हमको बहुत सारे इनर टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। ये हमको कैसे पता चलता है कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर। ये टॉपिक 3rd पॉइंट जो पीएससी के द्वारा सिलेबस में दिया गया, ये टॉपिक बेटा सबसे ज्यादा सवाल देने वाला टॉपिक है। सबसे ज्यादा सवाल, 5 सवाल पिछले साल इस टॉपिक के द्वारा दिए गए। 5 सवाल, 5 क्वेश्चंस इस टॉपिक के द्वारा पिछले साल दिए गए। 2025 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। 5 सवाल इस एक अकेले टॉपिक से आए। 5 सवाल। इस टॉपिक को छोड़ के जाना पीएससी छोड़ने के बराबर है। और इस टॉपिक को पढ़ा कैसे जाएगा? अच्छे अच्छे मैप्स बनाकर, उन जगहों को लोकेट करके जहां पे हमको चीजें मिलती हैं। आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, भाई क्या क्या होते हैं? इन्होंने 3 दिए हैं, जंगल, वन, मिनरल्स, खनिज और जल संसाधन। बेटा इस जल संसाधन में ये हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम पढ़ के आएंगे डैम। ये हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम भारत के सबसे बड़े बड़े बांधों को पढ़ के आएंगे। भाई कौन कौन सा बांध इस भारत में है? नाम सुना होगा आपने, सरदार सरोवर डैम, भाखड़ा नागर डैम, हीराकुड डैम, मद्रास में भी है कई सारे डैम। जितने भी बड़े बड़े डैम हैं, इन सभी डैमों को, तिरही डैम, ये सभी डैम हमको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन ये डैम भी इतने सारा फैक्चुअल पोर्शन याद कैसे होगा? बेटा याद करना ही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि हर डैम के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। वो डैम क्यों बना, उस डैम को बनाने के पीछे कारण क्या था। जब मैं आपसे कहूंगा कि झारखंड में 3 डैम बनेंगे, बराकर, पांचेत और मैथन,
तो मैं उसके पीछे की कहानी भी तो बताऊंगा बेटा आपको कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, और उसी शोक को खत्म करने के लिए, सौरों ऑफ बंगाल को रोकने के लिए, पानी को कंट्रोल करने के लिए 3 डैम बनाए जाएंगे। डैम मल्टीपर्पस होते हैं, उनमें इरिगेशन वगैरह की फैसिलिटी भी होती है, लेकिन मुख्य उद्देश्य कुछ ऐसे रहेंगे। जब मैं आपसे कहूंगा कि सतलज में एक डैम बनाया जाएगा, भाखरा नागल डैम, और उसके आगे हरीके बैराज बनाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी नहर निकालनी पड़ेगी हमको, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। तो हर चीज़ के पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है बेटा, और उस कहानी के साथ जब हम पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी केवल फैक्टों की दुकान नहीं है, ये ज्योग्राफी कंसेप्ट की दुकान है। आ जाइए, इसके बाद कैसे सवाल पूछता है, जंगलों में कितने प्रकार के जंगल हैं भाई। जैसे 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत में एमपी में कौन सा जंगल नहीं मिलेगा, उसका आंसर था अल्पाइन के जंगल। भाई तुम्हें जब पता होगा कि अल्पाइन पहाड़ों के जंगल होते हैं तब तो तुम इसे कर पाओगे। खनिज में हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई, खनिज में लोहा पूछता है। अब दुनिया में बेटा 100 से ज्यादा प्रकार के खनिज हैं, तो क्या 100 से ज्यादा प्रकार के पीएससी हमसे पूछ रहा है? अगर नहीं पूछ रहा है तो उतना ही पढ़ेंगे ना जितना पूछ रहा है। जब वो लोहा पूछ रहा है, जब वो कॉपर पूछ रहा है, आयरन पूछ रहा है, तांबा पूछ रहा है, वो थोड़ा बहुत हमसे गोल्ड पूछ रहा है। अब आप जानते हैं बेटा, अभी मध्य प्रदेश के सिहोरा के पास गोल्ड की खदानें मिल गई हैं। तो अब आप मुझे बताइए कॉमन सेंस से, क्या गोल्ड पे सवाल आएगा कि नहीं आएगा? और जो व्यक्ति गोल्ड ही पढ़ के ना जाए, गड़बड़ तो हो जाएगी। और आप बाकी जानते हैं बेटा, केजीएफ पिक्चर सभी ने देख के रखी है, कोलार गोल्ड फील्ड्स, सवाल आ चुका है कोलार किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। अब केजीएफ देखने के बाद भी क्या गोल्ड नहीं लगा पाएंगे? लगाना तो पड़ेगा ना बेटा। कोलार गोल्ड फील्ड्स। सिल्वर ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन मैग्नीज, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सब के बारे में सवाल ज्यादा करता है। किससे सवाल आएगा उसके लिए तो हम बैठे हैं। जल संसाधन में डैम पूछते हैं, लेक्स पूछते हैं, वाटरफॉल पूछते हैं, जलप्रपात पूछते हैं। ये सारी चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी है। आइए देखते हैं पीएससी किस प्रकार के सवाल करता है। जैसे देखिए, मैं सभी सवाल सॉल्व नहीं करा रहा हूं आपको, लेकिन आप देखिए, एमपी में जंगलों के बारे में पूछा गया कि मध्य प्रदेश में से इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% के क्षेत्रफल से कम है। 10% से कम क्षेत्रफल में जंगल हमको देखने को मिलेंगे। ये वाला सवाल जंगलों से पूछा गया। अगेन ये वाला सवाल पूछा गया जंगलों से। मैंने आपसे कहा हर साल 2 सवाल आते हैं, और मैं सिर्फ 2025 के सवाल लेके आया हूं। सिर्फ 2025 के सवाल पूछा गया। 2021 में किस राज्य में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर था? जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, पूरे भारत में एमपी से ज्यादा जंगल अभी कहीं भी नहीं है, और इसीलिए जंगलों पे 2 सवाल पूछता है भाई पीएससी हमारा। एमपी से ज्यादा जंगल अभी कहीं भी नहीं है। देखिए जंगलों पे कैसे सवाल आ रहे हैं। अगला, इनमें से किस राज्य में आयरन? अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, प्रीवियस ईयर पेपर देख के पता चलता है कि भाई साहब लोहा पढ़ना है, लोहा पूछता है। 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक लोहा जो आयरन रिसोर्स है वो किस राज्य में है? बड़े आसानी से हम पढ़ेंगे बाद में। अभी तो मैं सिर्फ आपको बताते चल रहा हूं कि हमको ये सारी चीजें यहाँ पढ़नी है, लेकिन बड़ी आसान, बहुत आसान ये इनके आंसर होंगे कि भाई किस राज्य में है। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, इसे तेलुगु भाषा में रीगुर के नाम से जाना जाता है। रीगुर मृदा क्या होती है, कैसी होती है, क्या उगता है, सब कुछ। मिट्टी भी हमको भारत की पढ़नी है। हमें पता चलता है कि प्राकृतिक संसाधनों में हमें क्या क्या पढ़ना है। मैंने आपसे कहा था बेटा, ऐसा कोई साल नहीं गया जब नदी से सवाल ना पूछा गया हो। जब नदी से सवाल ना पूछा गया हो, ऐसा कोई साल आज तक पीएससी में गया ही नहीं। आप निकाल के देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नदी पे सवाल नहीं आएगा तो पीएससी का पेपर कंप्लीट नहीं होता। नदी छोड़ के जाना मतलब किसी डिजास्टर से कम है क्या? गंगा जल में कहता है ना, भयंकर बलंडर हो गया, वही हो जाएगा भाई साहब अगर आप नदी पढ़ के नहीं जाएंगे तो नदी। अब देखिए कितना प्यारा सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? हम आपको एक छोटे से सेंटेंस के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करेंगे। गौतम गंभीर कल यमुना नहाए। खत्म हो गई बेटा भारत की 5 सबसे बड़ी नदियां।
गौतम गंभीर कल यमुना नहाए। भारत की 5 सबसे बड़ी नदियां खत्म हो गई। सबसे पहले हमारी मां गंगा, दूसरे नंबर पे गोदावरी, गंगा, गोदावरी, तीसरे नंबर पे कल से कृष्णा, कृष्णा, यमुना तो यमुना ही है, और नहाए से मध्य प्रदेश की लाइफलाइन नदी नर्मदा, लाइफलाइन नदी नर्मदा। गौतम गंभीर कल यमुना नहाए। भारत की 5 सबसे बड़ी नदियां आपने एक सेंटेंस में याद कर ली। अब बस कुछ करना नहीं है हमको, सीधे देख चेक कीजिए बेटा, नर्मदा सबसे बड़ी है क्या? नहीं भाई, अभी हमने देखा नर्मदा तो 5वें नंबर की नदी है। कावेरी टॉप 5 में आती नहीं है, कृष्णा तीसरे नंबर की है, आंसर हो जाएगा गोदावरी। एक मारेंगे, एक क्वेश्चन सही करेंगे और पीएससी की ओर आगे बढ़ जाएंगे। इस टाइप के बेसिक बेसिक सवाल पीएससी पूछ रहा है, और ऐसे 13 सवाल हर साल आते हैं। हमको कंसेप्ट के साथ और थोड़े बहुत ट्रिक्स के साथ इन चीजों को याद करते हुए आगे बढ़ना है। आते हैं टॉपिक नंबर 4 पे। पीएससी पूछ रहा है भारत की प्रमुख फसलें कौन सी हैं, मेजर क्रॉप्स कौन सी है। मेजर कौन सी क्रॉप्स होती है? किसी एरिया में 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी उग रही है, क्या वो भारत की मेजर क्रॉप होगी? बिल्कुल नहीं होगी। किसी एरिया में हम आड़ू उगा रहे हैं, पीच उगा रहे हैं, क्या ये मेजर क्रॉप होगी? बिल्कुल नहीं होगी। मेजर क्रॉप वो होती है जिसमें भारत या तो टॉप 5 में या टॉप 10 में दुनिया में खड़ा होता हो। मेजर क्रॉप वो होती है जो भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाती हो। मेजर क्रॉप वो है जिसमें हम बात करेंगे वीट की। मेजर क्रॉप वो है जिसमें हम बात करेंगे राइस की। मेजर क्रॉप वो है जिसमें हम बात करेंगे पल्सेस की। मेजर क्रॉप वो है जहां हम बात करेंगे गेहूं की। वही है जहां हम बात करेंगे चावल की। वही है जहां हम बात करेंगे दालों की, दलहन की। ये प्रमुख फसलें। इसके साथ भारत एक चीज और बहुत बढ़िया उगाता है बेटा, उसे कहते हैं मिलेट्स, जिसे आजकल मोदी जी प्रमोट करने के लिए श्री अन्न के नाम से जानते हैं। जिसे हम मोटा अनाज भी कहते हैं, मोटा अनाज, जिसमें हम कोडू, कुटकी, बाजरा, ज्वार, रागी, आजकल ये जो जिम वाले बच्चे हैं ये कार्ब्स कम करने के लिए ये सब खाते हैं। हम बताएंगे आपको इसे मोटा अनाज क्यों कहते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, सब कुछ बताएंगे। तो सरकार इसको किस किस तरीके से प्रमोट कर रही है उसके बारे में भी। प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी क्या होता है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम की तारीख ही 4 बार पूछ चुका है बेटा पीएससी। फूड सिक्योरिटी एक्ट कब लागू हुआ? 2011, 12, 13, 14। ऐसे बेसिक बेसिक सवाल पीएससी पूछता है। ग्रीन रेवोल्यूशन 2 बार का सवाल है भाई। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? हु वॉज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? स्वामीनाथन जी का नाम पढ़ेंगे। दूसरी हरित क्रांति क्या है, क्या इसकी जरूरत है? सरकार अभी ऑर्गेनिक खेती की बात कर रही है, क्या ऑर्गेनिक खेती ही दूसरी हरित क्रांति है? कुछ ऐसे सवालों के साथ भी हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक सवाल देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2025 के जो हम लेके आए हैं, क्या पूछता है उसमें, इनमें से कौन सा राज्य देश के क्षेत्रफल में, सवाल देखिए किस फसल के बारे में पूछता है, पल्सेस, दालों के बारे में। वो दालों के बारे में ही पूछेगा क्योंकि उसने लिख दिया है बेटा मेजर क्रॉप्स, माइनर की तो बात ही नहीं करी उसने, वो मेजर क्रॉप्स के बारे में ही पूछेगा। अगेन देखिए, भारत में किन कृषि उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि सिलेबस में लिख दिया गया है बेटा मेजर क्रॉप। अब जो बच्चे मूर्ख हैं वो दुनिया के सभी फसल पढ़ने बैठ गए हैं, सभी फसल, लेकिन सिलेबस तो मेजर क्रॉप कह रहा है बस। इसीलिए केवल और केवल ये 2025 का जो पेपर हम निकाल के लाए हैं, ये एनालिसिस हमको दिखाता है कि जितना सिलेबस ने बोल दिया समुंदर पढ़ने नहीं बैठना है, गिनती के 7 पॉइंट के साथ आगे बढ़ना है। क्वेश्चन हमारा पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोत।
पारंपरिक मतलब जहां पे हम नहीं, हमारे पूर्वज बुजुर्ग लोग भी जिससे ऊर्जा बना रहे थे, जैसे लकड़ी जलाकर, कोयला जलाकर, पेट्रोल जलाकर, केरोसिन जलाकर, डीजल जलाकर। अब ये कहाँ कहाँ मिलता है, किस राज्य के पास सबसे ज्यादा है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फलाने राज्य के पास सबसे ज्यादा क्यों है। हम आपको केवल ये नहीं बताएंगे कि राजस्थान पेट्रोल का सबसे बड़ा उत्पादक है या गुजरात में पेट्रोल मिलता है, हम आपको ये भी बताएंगे कि गुजरात में पेट्रोल क्यों मिलता है। क्या आप जानते हैं कि जब लकड़ी मरती है तो उससे कोयला बनता है, और जब मछलियां और जानवर मरते हैं तो उससे पेट्रोल बनता है। हम इन बातों पे भी गौर करेंगे, और क्या राजस्थान और गुजरात में ऐसी मछलियां मरी हैं जिनसे पेट्रोल बना है, क्या कुछ ऐसी घटना हुई है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मेन कोर्स में। आज हम केवल सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होती है, नॉन कन्वेंशनल, सोलर पैनल लगा रहे हैं, सरकार सब्सिडी दे रही है, विंड फार्म्स, पवन चक्की चलती है। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। सरकार अभी एक नई एनर्जी की तरफ काम कर रही है, हाइड्रोजन एनर्जी, इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। इतनी सस्ती ऊर्जा है बेटा कि 2 किलो यूरेनियम 15,000 साल तक आपकी कार चला सकता है। इसके बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई साहब। क्या पीएससी इस बारे में सवाल पूछती होगी? देखिए भाई पीएससी कैसे सवाल करती है। 2013 में भारत में कौन से राज्य में सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? अब सोचने वाली बात है बेटा, जहां धूप ज्यादा होगी वहीं तो सूरज की रोशनी ज्यादा होगी, जहां धूप ज्यादा होगी वहीं सूरज की रोशनी ज्यादा होगी, वहीं तो सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सोलर पैनल लगाने के लिए तुमको एरिया भी ज्यादा चाहिए। खुद के दिमाग से सोचो, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं आपसे, रेगिस्तान में सूरज की रोशनी ज्यादा आती है कि कम? खुद के दिमाग से सोचो कि रेगिस्तान में सूरज की रोशनी ज्यादा आती है कि कम। आपको पता है बेटा, रेगिस्तान में अल हबीबी करते करते पूरा वो गमछा बांध के लोग ऊंट पे चलते हैं, और वो वहाँ धूप इतनी ज़्यादा है। और इन 4 राज्यों में से किसके पास रेगिस्तान है? आपको टिक मार के कहना है राजस्थान, और आप आगे बढ़ जाएंगे। रटना कुछ है ही नहीं बेटा, केवल कंसेप्ट के बेसिस पे आगे बढ़ना है। बच्चे रटते बैठेंगे राजस्थान सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा, अरे हमें समझ लेना है बेटा बस कि सौर ऊर्जा राजस्थान में ही होगी, क्योंकि यहाँ पे थार का रेगिस्तान उपस्थित है। समझने की सोच है बस। इसीलिए हमने कहा कि 13 के 13 सवाल जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ऐसा होगा ही नहीं कि एक भी सवाल आप गलत करें। भारत में कौन से परमाणु ऊर्जा के केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? कहाँ है भाई वो? कुडनकुलम है, कायगा है, काकरापार है, कालपक्कम है। ऐसे सवाल हमारे सामने आएंगे। मैंने आपसे कहा न्यूक्लियर एनर्जी के सवाल भी हमको देखने हैं। पॉइंट नंबर 6, सेकंड लास्ट पॉइंट जो पीएससी के द्वारा हमको दिया गया, हमें इसमें पढ़ना है नेचुरल हैजार्ड्स। क्या होते हैं प्राकृतिक आपदाएं? ऐसी आपदाएं जो भगवान हम पे खुद ही ठोप देते हैं। जैसे कहीं तूफान आ गया, अभी रिसेंटली एक तूफान आंध्र प्रदेश के तट पे आया जिसकी उम्मीद है कि वो 2026 के प्रीलिम्स में आने वाला है। उसका नाम था दितवा। वो तमिलनाडु से आया और आंध्र प्रदेश में आके उसने तबाही मचाई। दितवा उस चक्रवात का नाम था। सवाल चक्रवातों से पिछले 2 सालों से लगातार आ रहा है। उससे 1 साल पहले 2024 में अम्फान के बारे में पूछा गया, और 2025 में पूछा गया बिपरजॉय के बारे में। इवन बिपरजॉय तो मेंस तक में आ गया, मेंस में 2 मार्कर में बिपरजॉय पूछा गया। तो भारत में कौन कौन से प्रमुख चक्रवात आते हैं, कौन कौन से प्रमुख डिजास्टर हुए हैं? जैसे अगर आपने स्कूल में पढ़ा हो कि कच्छ में भुज में रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी के दिन 2001 में एक भूकंप आया जिसमें 20,000 लोग मारे गए। क्या भूकंप इंसान लेके आए थे? नहीं, वहां पे कुछ दरारें थीं जो दरार टूट गईं और उन दरारों से भूकंप आ गया। इन्हें पढ़ना होगा। आपने पिक्चर देखी होगी बेटा सुशांत सिंह राजपूत वाली, केदारनाथ। उसमें दिखाया गया है कि 2013 में किस प्रकार केदारनाथ में भूस्खलन और बादल फटने की घटना हुई। यही तो है प्राकृतिक आपदाएं जिन्हें हमें पढ़ के जाना है। उसके बाद
मेजर साइक्लोन्स इन इंडिया, भारत में प्रमुख चक्रवात। अब देखिए मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, इस प्रकार से सवाल हर साल आपको चक्रवातों से देखने को मिलेंगे। 2024 में तमिलनाडु के किनारे कौन सा चक्रवात आया 2024 में, इस तारीख के साथ पूछते हैं। इसका आंसर था बेटा फेंगल। अब ये कहाँ से पता चलेगा, इसकी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए, हम न्यूज़ पढ़ के आएंगे और आपको पढ़ा देंगे। कौन कौन से चक्रवात एक साल में आए हैं उसकी गारंटी हम लेते हैं, हम लिस्ट बनवा के देंगे आपको। आपको खुद से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक काम करना है, हमारे साथ बने रहना है और रिवाइज करना है, बने रहना है और रिवाइज करना है। लास्ट पॉइंट जो पीएससी के द्वारा दिया गया, लास्ट पॉइंट में उसने बताया जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। दो आंकड़े हैं भैया, 2001 का है और एक 2011 का है। वो यही पूछता रहता है हमसे कि 2001 में कितने थे, अब कितने हो गए हैं, महिलाएं कितनी थी, फीमेल कितनी थी, अब कितनी हो गई हैं, आदिवासी कितने थे, अब कितने हो गए। बस यही सवाल है, किस एरिया में सबसे ज्यादा आबादी है, किस एरिया में कम आबादी है। अब ये भी हम आपको तरीके से बताएंगे बेटा, जहां पानी ज्यादा गिरता है वहां समृद्धि ज्यादा होती है, वहाँ खेतीबाड़ी अच्छी होती है। आप देखेंगे जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ बेटियाँ ज़्यादा होंगी, वहाँ का लिंग अनुपात अधिक होगा। भारत में पहला मॉनसून केरल में आता है, 300 सेंटीमीटर बारिश, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात केरल में होगा। एमपी में बालाघाट में बारिश अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा जंगल बालाघाट में है, सबसे ज़्यादा बेटियाँ भी बालाघाट में ही होंगी। भिंड में मिनिमम बारिश होती है 55 सेंटीमीटर। आप हरियाणा चले जाइए, 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, क्योंकि दोनों तरफ का मानसून वहां पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है। दोनों ही जगह न्यूनतम लिंग अनुपात हमको देखने को मिलेगा। अब इन सब बातों को याद करने के पीछे कोई फैक्ट नहीं है, केवल और केवल कंसेप्ट है कि इस जगह पे बच्चियां कम क्यों होने वाली हैं, कहाँ बच्चियां ज़्यादा होंगी, कहाँ बच्चियां कम होंगी, कहाँ आबादी ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी। अब कहाँ शहरी आबादी ज़्यादा होगी, एक सवाल आता है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी कहाँ है, सबसे बड़ा शहर है मुंबई, मुंबई है महाराष्ट्र में, आंसर हो गया महाराष्ट्र। ये कोई रटने की चीज़ थोड़ी, समझने की चीज़ है। महानगरी मुंबई कही जाती है, मुंबई महाराष्ट्र में है। इस प्रकार के बेसिक सवाल हमारे सामने आते हैं। अभी देखिए 2001 से 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि भारत में सर्वाधिक रही, बस एक राज्य पकड़ा देंगे और बताओ किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। आप देखिए सवाल किस प्रकार से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, और इन्हीं बेसिक क्वेश्चंस को पढ़ना ये हमारा लक्ष्य रहेगा इस पीएससी टारगेटेड बैच में। लेकिन केवल हम प्रीलिम्स नहीं, मेंस में जो 2 मार्कर के सवाल हैं वह भी हम इस टॉपिक के थ्रू कर पाएं, ये हमारा मेन लक्ष्य है। ठीक है, तो आज केवल सिलेबस मैपिंग था। अभी आने वाले समय में हम कुछ इंट्रोडक्टरी क्लास और आपके साथ करेंगे। इसके आगे सभी क्लासेस आपको मिलेंगी राम अकेडमी के एक्सक्लूसिव ऐप पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, जुड़े रहिए, नोट्स बनाते चलिए, रिवाइज करते चलिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।